नमस्कार साथियों, जय भीम, जय बहुजन। मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं बाबा साहेब से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रसंग आपके लिए लेके आया हूं जिनको जानना और समझना और उसको गहनता से अध्ययन करना हर बहुजन का कर्तव्य बनता है। दोस्तों, आज तक हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। बाबा साहेब द्वारा की गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा है और साथ ही हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, सब कुछ जाना है। मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से नहीं जान पाए हैं। यहाँ पर मैं दो चीजें स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक तो फिजिकली रूप से बाबा साहेब की मृत्यु कैसे हुई और उसके बाद किस तरह से हम इस आर्टिकल में मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ के अंत तक अगर इस आर्टिकल को आप सुनेंगे तो आप भी जानेंगे कि बहुजन क्रांति को आखिर किसने रोका है। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी, ज़्यादातर लोगों में यही एक शंका का विषय है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दूसरी शादी की तो उससे कहीं न कहीं जो उनकी मृत्यु का कारण है या जो उनकी मृत्यु के लिए कहीं न कहीं उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी शादी को भी जिम्मेदार लोग मानते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद सन 1935 में निधन हो गया था। संविधान लेखन के दरमियान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। उनको शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई थी। उनका इलाज डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। बाद में दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। शारदा ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। सविता अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदायों के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की अंबेडकर को मारने की चाल तक कह डाला। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। ये समाचार देश में आग की तरह फैल गया। बाबा साहेब के अनुयायी सदमे में आ गए। लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किसने मारा है। उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहेब को मारा गया है। शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उनकी मौत के लिए दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को आरोप मुक्त कर दिया। देखते हैं, बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत का पता चल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे। अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। होगा भी क्यों नहीं।
अब उनकी आवाज को उठाने वाला अब कोई नहीं था और वे इसी सोच में थे कि आखिरकार उनके मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किसने मारा होगा। लेकिन बाबा साहब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। के भौतिक रूप से जो मृत्यु हुई, जो मौत हुई, उसके तो कई जो शक्की सुई गई थी वो डॉक्टर सबिता अम्बेडकर पर ही गई थी और जांच कमेटी ने उनको दोष मुक्त कर दिया था। उनको एक प्रकार से ये कहा जाए कि उनको क्लीन चिट दे दी कि अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मौत के पीछे डॉक्टर सबिता अम्बेडकर का कोई हाथ नहीं था। उनकी एक नेचुरल उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों इस बात को मान लिया जाए। लेकिन उसके बाद जब बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया आजीवन और इस देश के कुचले समाज के लोगों के लिए, दबे समाज के लोगों के लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने परिवार की उन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन आखिर जो बात आती है अब मुख्य रूप से, क्योंकि एक दिन व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो उसको मर जाना है, उसको नष्ट होना है, लेकिन विचारधाराएं सदा अमर रहते हैं, विचार कभी मरते नहीं। तो आखिर देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को कौन मार रहा है। अगर भौतिक रूप से अगर सबिता अम्बेडकर या अन्य षड्यंत्रों ने उनको भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से बाबा साहब को अगर मारा भी था, तो आखिर उसके बाद उनकी विचारधाराओं को आज कौन मार रहा है। सारा इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व की विषमताओं और असमानताओं के कांटे बाबा साहब को आजीवन चुभते रहे। उन्होंने लाख कोशिशें की कि हिंदू समाज इन विषमताओं और रूढ़ियों को त्याग दे, मगर ये हो न सका। अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध हो गए। तब बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उनको यकीन था जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं, नवचेतना के दलित उस गलती को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं, उससे यही संदेश जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के जाति बिरादरी और शिक्षित लोग मार रहे हैं। अंबेडकरवाद से मनोवाद की झोली में गिरते दलित नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के जमात और समाज के शिक्षित लोगों ने मारा है। मारने का मतलब शारीरिक मौत नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को आज पूना पैक्ट से पैदा हुए अछूत मार रहे हैं। अपने दौर में अकेले अपने दम पर अछूतों अवर्णों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़े संघर्ष से गुजरे थे। वो उस वक्त बाबू जगजीवन राम एक उभरते राजनेता थे, मगर उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली थी। 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया। उनके जाने के बाद उनकी विचारधारा को भी मनोवादियों ने दफन कर डाला। 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम जी ने अंबेडकर को जिंदा कर दिया। उसके बाद संपूर्ण भारत में जय भीम एक मिशन बन गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से संगठित रहकर संघर्ष करने का संदेश दिया था, मगर मान्यवर कांशीराम जी के बाद देश का दलित, वंचित, गरीब, पिछड़ा नेतृत्व विहीन हो गया है। ऐसा नहीं कि इस वर्ग से सांसद और विधायक नहीं हैं। 131 सांसद सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचते जरूर हैं, मगर वे मात्र अपने दलों, पार्टियों के चमचे बनकर रह जाते हैं। गूंगे और बहरे बनकर अपने समाज पर जुल्म और अन्याय को सह लेते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा है। पहला नाम इसमें मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज ने ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा।
अम्बेडकरी मिशन की बात करने के कारण देश के लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन 2014 के आम चुनाव से पहले उन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई और फरवरी 2014 में इस पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। जिस विचारधारा ने बाबा साहब को आजीवन ठेस पहुंचाई, अपमान किया, उसी विचारधारा में घुलकर उदित राज ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जहर देने का काम किया। 1919 के आम चुनाव में भाजपा ने इनको दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया और दूसरे मोहरे हंसराज हंस को टिकट दे दिया। ये जनाब फिर कांग्रेस की झोली में गिर गए। दूसरा नाम आता है दोस्तों इसमें रामदास आठवले। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। देखिए, बाबा साहब ने अंतिम समय में जो पार्टी का गठन किया था आरपीआई, और उसके ये अध्यक्ष हैं। आरपीआई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी, लेकिन आठवले ने भी बाबा साहब के सपनों को कुचल डाला। आज वे केंद्र की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। जिस हिंदुत्व ने डॉक्टर अंबेडकर और वंचित समाज को अछूत का दर्जा दिया है, उसी हिंदुत्व की पार्टी के गोद में दलित नेता टपक रहे हैं। ये अंबेडकरवादी कम, आडंबरवादी ज्यादा लगते हैं। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, तो पासवान फैमिली का नाम भी बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, इस आर्टिकल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा एक सैद्धांतिक सोच है। मारने का मतलब मर्डर नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा को मारने से है। वास्तव में बहुत से ऐसे चदम नेता हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपने ही समाज को छल रहे हैं। इस क्रम में दोस्तों और भी कई नाम हैं। 131 सांसद जो हर 5 साल बाद संसद में जाते हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ये जो नाम लिए हैं मैंने, ये क्योंकि ये अपनी स्वार्थ के लिए हर बार सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं और अपने दलित समाज के, अपने वंचित समाज के, जिस समाज से ये आते हैं, ये उस समाज के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित न करते हुए इनके सामने कई संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है और ये चुपचाप गूंगों की तरह संसद में बैठे रहते हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि ये बहुजन ताकत जन जन तक पहुंचे, तो आपसे वही अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय बहुजन, जय संविधान, जय भीम।